नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं सुनिए सच आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए बीजेपी सरकारों ने झोंकी पूरी ताकत। देशव्यापी श्रमिक आंदोलन का व्यापक असर, शामिल हुए 25 करोड़ मजदूर। योगी के बाद लव जिहाद कानून के मसौदे को शिवराज ने भी दी हरी झंडी। लालू का नंबर सार्वजनिक करने पर ट्विटर ने सुशील मोदी का ट्वीट हटाया। यूएई ने दिया पाकिस्तान को झटका, नया वीजा और नौकरी देने पर रोक। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है। निवेदन यही है कि गोदी मीडिया खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है और अक्सर समाज को गुमराह करता है, नफरत के बीज बोता है, हिंसा को बढ़ावा देता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्यहिंदी.com को सहयोग देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खास खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से उबल रहे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार उन्हें रोकने के लिए जबरदस्त बल प्रयोग कर रही है, जिस वजह से किसान संगठनों और पुलिस के बीच टकराव हो रहा है। अंबाला, पटियाला बॉर्डर सहित पंजाब हरियाणा के कई बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछारें की हैं और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। लेकिन फिर भी किसान पूरे हौसले के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने आंदोलन को कुचलने के लिए पहले ही किसान नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को उत्तर प्रदेश की सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया था और योगेंद्र यादव को भी गुड़गांव के पास रोक दिया गया। दिल्ली में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। किसानों को शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को सरकारी मशीनरी के बल पर रोकने के लिए विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार बताया है, तो केजरीवाल ने भी किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने भी कहा है कि मोदी सरकार ने पहले किसानों के हक मारे और अब उन पर लाठियां बरसा रही है। इसके अलावा ट्विटर पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच भी जंग छिड़ गई। तो कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि किसान बड़ी बुरी तरह से परेशान हैं। वो कटिबद्ध हैं दिल्ली में आके प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं की है। एक बैठक 3 दिसंबर को की थी और उसके बाद आगे कोई सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव या कोई समझौते की रूपरेखा नहीं रखी गई, जिसकी वजह से किसान बहुत उत्तेजित हैं, उद्वेलित हैं और उन्होंने दिल्ली पर धावा बोलने का निश्चय किया था और 1 महीने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। इन 1 महीनों में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि दबाव बनाने के लिए पंजाब जाने वाली तमाम रेलें रोक रखी थी। अब जाकर उन्हें शुरू किया गया है। तो केंद्र का रवैया एक बहुत ही दमनात्मक रवैया रहा है केंद्र सरकार का। वो किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और हर उपाय, हर तंगा आजमा रही है। उसने बीजेपी शासित राज्यों को कड़े निर्देश दिए हैं और बीजेपी शासित राज्य बिल्कुल कमर कस के किसानों को रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। वो पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, रैपिड एक्शन फोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, बुलडोजर रखे गए हैं, तमाम तरह से रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन किसान भी पूरी तैयारी के साथ घर से निकले हैं। अपने साथ 1-2 महीने का दाल चावल आटा खाने पीने का सामान लेकर निकले हैं और
कंबल रजाई के साथ निकले हैं, तो वो बिल्कुल कटिबद्ध हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जीने मरने की लड़ाई है और अगर इस समय ढील दी गई तो केंद्र सरकार उन्हें किसी भी तरह से बख्शेगी नहीं। तो ये लड़ाई वो जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों का रवैया ऐसा किसान विरोधी है जिसको देखकर आश्चर्य होता है। और जैसा कई नेताओं ने भी कहा है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी इस तरह का रवैया नहीं देखा गया था, किसानों मजदूरों के प्रति इस तरह से दमनात्मक उपाय नहीं किए गए थे। साफ है, जो कि आरोप भी है इस सरकार पर, कि ये सूट बूट की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है और इसे किसानों मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। वो इसने एक बार फिर से ये इस तरह से किसानों पर जो वाटर कैनन बरसाकर, आंसू गैस के गोले बरसाकर साबित कर दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसान जिस तरह से कटिबद्ध हैं, इच्छा शक्ति उनकी प्रबल है, वो इस बार कुछ निर्णय करने के मूड में हैं, वो हार नहीं मानने वाले हैं। अगली खबर लेते हैं। जहां हजारों किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली कूच किया है, तो वहीं केंद्र की श्रम नीतियों के खिलाफ आज दर्जनों मजदूर संगठनों ने हड़ताल की है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल रहे, जिसके कारण देश भर में सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। श्रमिक संगठनों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि अभी तक बंगाल, तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों से बहुत सफल आंदोलन की खबरें आ रही हैं। बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के अलावा के सभी ट्रेड यूनियन इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, केवल बीजेपी इससे बाहर है। केरल में राज्य सरकार ने भी इस बंद का समर्थन किया है। सभी सरकारी दफ्तर वहां बंद है और सरकारी परिवहन सेवाएं भी बाधित हैं। श्रमिक संगठनों के दावे के अनुसार देश भर में विभिन्न क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक श्रमिक व कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। ये हड़ताल केंद्र सरकार की कई नीतियों समेत नए किसान और श्रम कानूनों के विरोध के लिए की गई हैं। एक दिन की इस हड़ताल का असर पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा नजर आया है। यहाँ लेफ्ट ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने नॉर्थ 24 परगना जिले में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया था, तो जादवपुर रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया गया। मोटे तौर पर क्या मांगे हैं मजदूरों की, वो मैं बता दूं आपको। पहली मांग तो यह है कि सभी गैर आयकर कर देने वाले परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपए का नकद हस्तांतरण और सभी जरूरतमंद लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त राशन दिया जाए। ये कोरोना से जो स्थितियां पैदा हुई हैं और लाखों की तादाद में मजदूर प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद करने की मांग की जा रही है और बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन किसान चूंकि सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए उसका हड़ताल का आयोजन किया गया है। दूसरा है मनरेगा का विस्तार किया जाए। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में 200 दिनों का काम प्रदान करने के लिए बढ़ी हुई मजदूरी और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी का विस्तार किया जाए, यानी मनरेगा का विस्तार किया जाए गांव में भी और शहरों में भी, और उनकी जो मजदूरी है उसको भी बढ़ाया जाए और जो कुल दिन हैं साल में उनको 200 दिन किया जाए। तीसरी मांग है किसान विरोधी सभी कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को वापस लिया जाए। मांगों में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकना भी शामिल है। तो मजदूरों की मांगे किसानों से भी जुड़ी हुई हैं और उनकी अपने जो प्रोफेशन है, उनका अपना काम है, उस दुनिया से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सरकार मजदूरों के श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर उनके अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है और बड़ी कंपनियों कारपोरेट को इस तरह के कानून सौंप रही है जिससे वो मजदूरों के साथ किसी भी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, उनकी कभी भी छटनी कर सकते हैं, उनके जो वेतन आदि में है उनमें कटौती कर सकते हैं। तो बहुत सारे अधिकार कारपोरेट्स को, कारोबारियों को दे रहे हैं और मजदूरों से छीने जा रहे हैं। तो बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं मजदूर। और साथ ही जो निजीकरण का दौर शुरू किया है, नया दौर शुरू किया है इस सरकार ने, तमाम कंपनियों को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है, उसका भी विरोध मजदूर इस हड़ताल के जरिए कर रहे हैं। और अब अगली खबर लेते हैं। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कानून के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद साबित होने पर 10 साल की जेल होगी, जबकि धर्मांतरण कराने के दोषी पाए जाने पर मुल्ला मौलवियों, पौधरियों और अन्य धर्मगुरुओं को 5 सालों के लिए शिक्षों के पीछे डाला जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बुलाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य की सरकार सत्र तक रुकती है अथवा इसके पहले ही यूपी की योगी सरकार की तरह अध्यादेश लाकर इस कानून को प्रदेश में लागू करती है। हालांकि लव जिहाद के इन कानूनों और अध्यादेशों के संबंध में कानून के जानकार कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, निगेटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी कहते हैं कि कथित लव जिहाद पर लाया गया यूपी का अध्यादेश पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, जो 2 वयस्क महिला और पुरुषों को उनकी पसंद की शादी करने का न केवल अधिकार देता है, बल्कि किसी भी तरह के दबाव, जबरदस्ती से भी शादी करने वाले महिला पुरुष को संरक्षित करता है। इसको लेकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया फैसला भी याद दिलाते हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने लव जिहाद पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। महज अलग अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी कहते हैं, मान भी लीजिए कि अगर किसी इस्माइल ने मधुर बनकर किसी हिंदू लड़की से शादी कर ली है, पहले तो ये साफ है कि इस तरह की शादी बिना प्रेम संबंधों के नहीं हो सकती, और ये मानना भी गलत होगा कि लड़की को इस प्रेम संबंधों का बीच में पता ही नहीं चला कि लड़का किस धर्म का है या किस मजहब का है। मान लीजिए कि फिर भी धोखाधड़ी या धर्म को छिपाकर शादी कर ली गई है, तो उस शादी को अवैध करार देने के लिए भारतीय दंड संहिता में पहले से ही कानून मौजूद है। उसके लिए एक नए कानून की जरूरत मेरी समझ से परे है। कानून की वैधता पर अपनी राय रखते हुए दिनेश द्विवेदी कहते हैं कि ये कानून 1 मिनट में भी अदालत में नहीं टिक सकता। तो बहुत साफ है कि ये अध्यादेश, ये कानून राज्य सरकारें बना रही हैं, लेकिन अगर अदालतों ने संविधान की कसौटी पर इनको परखा तो ये टिकेंगे नहीं। अलबत्ता इन राज्य की सरकारों का मकसद भी शायद इन कानूनों को लागू करना या इन कानूनों को बनाकर एक तरह की व्यवस्था करना कम है। इनके बल पर शोर मचाना और अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकित करना और हिंदुओं के अंदर एक असुरक्षा के भाव को बढ़ाना, ये ज़्यादा है, क्योंकि इसी माहौल में उनका वोट बैंक फलता फूलता है, एकजुट रहता है, ध्रुवीकरण की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो ये एक राजनीतिक हथकंडा है जो बीजेपी के शासित राज्य उठा रहे हैं। एक के बाद योगी ने किया है, ये भी करेंगे, और दूसरे राज्य हरियाणा में भी आने वाला है, हो सकता है कर्नाटक में भी आएगा, वो भी घोषणा कर चुके हैं। तो इस तरह के कानून बनेंगे, लेकिन एक तो अदालत में नहीं टिकेंगे, दूसरा इनको टिकाने की मंशा भी इन सरकारों की नहीं है। इन सरकारों की मंशा जो हिंदू लड़कियां हैं उनको कंट्रोल करने की है, हिंदुओं में असुरक्षा की भावना पैदा करने की है और अल्पसंख्यकों को आतंकित करने की है, जो कि इन अध्यादेशों या कानूनों के बन जाने से ही संभव हो जाएगा। अगली खबर लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के मोबाइल नंबर को सार्वजनिक करने वाले बीजेपी नेता सुशील मोदी के ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बुधवार को एक ऑडियो जारी करके बिहार की सियासत में खलबली मचा दी थी। इस ऑडियो में उन्होंने कथित रूप से लालू प्रसाद यादव की आवाज होने का दावा किया था। उप मुख्यमंत्री का पद पाने से चूके सुशील मोदी ने इस ऑडियो को ट्वीट भी किया था और आरोप लगाया था कि लालू ने एनडीए के एक विधायक को बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने का लालच दिया है। ऑडियो के सामने आने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी माहौल बेहद गर्म रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं के जंगल राज के आरोपों का सामना कर चुकी आरजेडी पे फिर से निशाने पर आ गई थी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लालू एनडीए सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो वही हुआ कि चलनी सूपा से कह रही, सूपा चलनी से कह रहा तेरे में छेद है, चलनी सूपा से कह रही तेरे में छेद है। जो पार्टी लगातार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में सरकार गिरा चुकी हो, गिराती रही हो, अपनी गिराकर दूसरी की सरकारों को अपनी सरकार बनाती रही हो, विधायकों को तोड़ फोड़ में लगी रही हो और ये सिलसिला अभी भी जारी है, वो अगर किसी दूसरी पार्टी पर यह आरोप लगाती है तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। हालांकि
ये करना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। लेकिन भारतीय राजनीति को पिछले साल में जिस निचले स्तर तक ले जाया गया है, वहाँ कुछ भी संभव है। हर पार्टी अब ये समझ रही है कि पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है वो यही काम कर रहा है। तो सुशील मोदी को अपने वीरावान में झांकना चाहिए, बीजेपी नेताओं को अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो क्या करते रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि लालू यादव जो जेल में बंद हैं, उन्होंने वहां से किसी को फोन किया है नहीं किया, ये अभी सिद्ध नहीं है, ये उनका ऑडियो है या नहीं है ये भी साबित नहीं हुआ है, क्योंकि आरजेडी के नेता कहते हैं कि लालू यादव की नकल करने वाले 50 लोग हैं, हो सकता है किसी ने इस तरह का काम भी किया हो। बहरहाल झारखंड सरकार ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन ये साफ है कि ये सुशील मोदी इस तरह के कहना चाहिए गिमिक हथकंडे आजमाने के लिए जाने जाते हैं, वो लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अगली खबर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों के लिए नया वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूएई ने ऐसा सुरक्षा कारणों से किया है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि किस तरह की सुरक्षा की चिंता उसको है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसे कोरोना वायरस से जोड़ा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान में सवाल उठने लगा कि पाकिस्तान की तुलना में भारत कोरोना की चपेट में ज्यादा है, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए इस तरह की रोक यूएई ने नहीं लगाई है। पाकिस्तान ने कहा था कि यूएई की तरफ से इसे लेकर कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। जिन 13 देशों पर रोक लगाई गई है उसमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की, ईरान, सीरिया और सोमालिया भी है। इससे जुड़े दस्तावेज को यूएई की सरकारी बिजनेस पार्क ने जारी किया था, जो 18 नवंबर से लागू हो गया है। दस्तावेज में कहा गया कि नई नौकरी के लिए आवेदन और वीजा 13 देशों के नागरिकों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें, हाल के दिनों में पाकिस्तान और यूएई के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से खराब हो चुके हैं और भारत के साथ बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान चाहता था कि यूएई कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ उसका समर्थन करे, लेकिन सऊदी और यूएई दोनों ने ऐसा नहीं किया था। इसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान तुर्की और मलेशिया के करीब चला गया। वहीं हाल ही में यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी और सामान्य राजनयिक रिश्ते बहाल कर दिए थे। इसे लेकर पाकिस्तान में यूएई के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। तो यूएई ने एक जबरदस्त झटका दिया है पाकिस्तान को, और ये एक झटका इसलिए भी कि पाकिस्तान वैसे भी बहुत बुरी आर्थिक दौर से गुजर रहा है, नौकरियों की कमी है और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से काम करने लोग यूएई में जाते हैं। वहां से $4 अरब हर साल रेमिटेंस के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में पाकिस्तान आते हैं, जो कि एक बड़ी रकम है पाकिस्तान के लिए। अगर इस तरह की कटौती हो रही है, रोक लग रही है, तो उस पर उसका असर पड़ेगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यूएई के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं और इसकी वजह भी सब जानते ही हैं कि किस तरह से विदेश मंत्री ने बयान दिया था सऊदी अरब के खिलाफ, ओआईए के खिलाफ, और जिसके बाद से रिश्ते बिगड़े थे सऊदी अरब से और संयुक्त अरब अमीरात से भी। तो पाकिस्तान बहुत ही नाजुक स्थिति में है और उसके संबंध अरब देशों से भी बिगड़ रहे हैं। अब दूसरे तरह के दबाव भी उस पर पड़ रहे हैं, जैसे इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने का, नॉर्मलाइज करने का, जबकि इजराइल को पाकिस्तान अभी तक अपना कट्टर दुश्मन मानता रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति बड़ी हास्यास्पद होती जा रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि कश्मीर के मामले में वो कुछ नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 सालों में उनकी फजीहत ही हुई है और अब अगर इजराइल से संबंध बनाते हैं तो और फजीहत होनी है। तो चारों तरफ से पाकिस्तान को मार पड़ रही है। सऊदी अरब ने अपना पैसा वापस मांग लिया था, अभी संयुक्त अरब अमीरात ने ये किया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर यह ठप्पा भी लग रहा है कि उसकी वजह से यूएई की सुरक्षा को खतरा है। जाहिर है जिन देशों पर रोक लगाई है यूएई ने, उन देशों में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं और वहां की सरकारों का रवैया आतंकवाद के प्रति बहुत कठोर नहीं रहा है। तो यूएई इस खतरे से बचने के लिए भी ये कदम उठा रहा है। तो इसका असर पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है और अरब
देशों में भी जो छवि है, अरब लीग में जो छवि है वो खराब होती है। तो आप देखें कि पाकिस्तान चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गया है। केवल चीन है जो उसके साथ खड़ा है, उसकी मदद कर रहा है, लेकिन चीन से वो पर कितना निर्भर कर सकता है, अगर पूरी तरह से निर्भर होगा तो ये भी उसके लिए बहुत दुखदाई हो सकता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की ये थी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।